पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था, अपना अपना समर्थन यहाँ पर मैं दिखा दिया है, ठीक है, ताकि पूरे सेशन में एनर्जी मिलती रहे। ओके, जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिन्होंने शेयर कर दिया है वो भी लिख देंगे कि जी सर शेयर कर दिया है। और प्लीज टीम उनके कमेंट को एक बार दिखा भी दीजिएगा, जिन भी बच्चों ने शेयर कर दिया है उनके कमेंट को एक बार स्क्रीन पर, ताकि मैं देख सकूं कि लॉयल बच्चे कौन कौन से हैं यहाँ पर में जो बिल्कुल अपना पूरा जो है एनर्जी दिए हुए है इस सेशन के अंदर में। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर में ये DSSB PRT के अंदर में और SSC CGL के अंदर में पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये NCERT से हमने लिया है, NCERT के अंदर में दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ठीक है। NCERT का हिंदू कॉलेज जो के स्थापित हुआ था 1791 में, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। अब बात की गहराई को, लंबाई को समझो आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर में 1791 के अंदर में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 के अंदर में, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को शेयर भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और कंटिन्यूअसली बच्चे सेशन को लाइक भी करते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में जो है कहां पर में हुई थी। मैक्सिमम बच्चे जो है फ्रेंड्स ए आंसर लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हैं, जिन्होंने कितने परसेंट बच्चे, 70% बच्चे जिन्होंने ए आंसर लगाया है, उन लोगों का आंसर गलत है, ठीक है। इसी वजह से ये सेशन देखना जरूरी है, और पूरा सेशन देखो। ऐसे ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत करके आओगे ना, तो फिर एक एक नंबर से रह जाएगा, सिलेक्शन रह जाएगा। और आज जो बच्चा पूरा सेशन देख लेगा, जो बच्चा इसके अंदर में मेहनत कर जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। अदरवाइज 70% बच्चे इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो पूरा सेशन नहीं देखते। आप लोग हो जो सिलेक्शन लोगे, क्योंकि आज आपको आंसर पता चल जाएगा, बनारस है, ठीक है इसका आंसर। देखिए फ्रेंड, 1791 के अंदर में जो हिंदू कॉलेज, जिसको संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है बनारस के अंदर में, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जोनाथन डंकन करके तुम्हारे मामा का लड़का था एक, उसने इसकी स्थापना की थी बनारस के अंदर में, बनारस में। ओके, और 1817 के अंदर में डेविड हरे करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, यूरोपियन व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1817 में जो है स्थापना कहां पर में हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी, और 1791 के अंदर में हुई थी बनारस के अंदर में। अब याद रखोगे सभी के सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके मुझे। जी सर, अब याद रहेगा हर कोई बच्चा, ठीक है। यहां पर मैं आज प्रण लीजिए कि आज ये चीज याद रखोगे। अगर आज अभी मेरे जब ये बताते बताते अगर आप लोगों में से सभी लोगों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया, 500 प्लस लाइक्स हो जाते हैं अभी के अभी, तो मैं आप लोगों को ये कलकत्ता जो यहाँ पर में कॉलेज है, इसको कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके और जो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लीज टीम मुझे बता दीजिएगा कि कितने परसेंट लोगों ने डी आंसर लगाया था। ओके, चलिए वहीं पे कमेंट करके एक बार दिखा दीजिएगा मुझे, स्क्रीन के ऊपर में मुझे दिख जाएगा। तो बनारस आंसर हो जाएगा आप लोगों का। एनसीईआरटी के अंदर में आप देख सकते हो फ्रेंड, ये दिया गया है आपका कि 1781 में 1781 के अंदर में कलकत्ता के अंदर में मदरसा खोला गया था। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था। उर्दू, अरबी और पर्शियन भाषा की जो इस्लामिक परंपराएं है उसको सिखाने के लिए, ठीक है। तो अरेबिक, पर्शियन और उर्दू भाषा में इस्लामिक जो कानून है उसको पढ़ाने के लिए कलकत्ता में 1781 के अंदर में मदरसा खोला गया था, जिसको कलकत्ता मदरसा बोला जाता है। इसको बोला जाता है कलकत्ता मदरसा। अगर किसी को ना पता हो कि मदरसा क्या होता है, तो ये स्कूल टाइप का होता है, जैसे गुरुकुल वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ये इस्लामिक कानून पढ़ने के लिए या इस्लामिक पद्धतियां पढ़ने के लिए जो स्कूल होती है, गुरुकुल होता है, उसको मदरसा कहा जाता है, ठीक है। सी आंसर लगाया था केवल 2% लोगों ने, डी आंसर लगाया था 28% लोगों ने। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं हिंदू कॉलेज की, बनारस में जो स्थापित हुआ था 1791 में, तुम्हारे मामा का लड़का था जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन, ठीक है, उसने इसकी स्थापना की थी, जोनाथन डंकन ने। इसी को जो है फ्रेंड्स संस्कृत कॉलेज भी कहा जाता है। ये हिंदू कॉलेज जो है बनारस वाला, उसको संस्कृत कॉलेज भी कहा जाता है, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग जो है सभी बच्चे अपना अपना रिस्पॉन्स देते हैं, सेशन को लाइक करते रहते हैं, शेयर करते रहेंगे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो इसी वजह से। ये 1817 का जो कलकत्ता के अंदर में खोला गया था यहाँ पर में हिंदू कॉलेज, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की है। इवन जो आपको पता है फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस, वो हिंदू कॉलेज जो था ना कलकत्ता वाला, उसकी वहीं से पढ़े हुए वो। इस कॉलेज को आज पहले जो है इसका नाम किया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। आज इसका नाम पड़ गया है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता
किस नाम से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो तुम्हारे जो है मौसी का लड़का था एक डेविड हरे, ठीक है, डेविड हरे, ठीक है, उसने जो है मेन इसके अंदर में योगदान दिया था। और भी थे राधाकांत देव जी, ठीक है, वगैरह लोग भी थे, ठीक है। राजा राममोहन रॉय जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे, उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं था, ठीक है, हिंदू कॉलेज स्थापित करने के अंदर में। तो हिंदू कॉलेज का नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो गया है कोलकाता के अंदर में। तो ये भी एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसको प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, अगर याद हो गया है दोनों चीजें, 1791 के अंदर में बनारस में, 1817 में कलकत्ता के अंदर में हिंदू कॉलेज नाम से ही स्थापित हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये एक चीज याद रखना है आप सभी लोगों ने। और इसके अलावा और क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी। चलो यहां पर मैं देखो आप सभी के सभी इस स्लाइड के ऊपर में, और आप लोग कमेंट में आंसर कर दो। चलो इस स्लाइड में देखो और आंसर कर दो, ठीक है। आप लोग आंसर करेंगे नहीं, नूतन गुप्ता जी आपने यहाँ पर में जो है वो एक वो किया है, यहाँ पर में आप लोग याद रखिएगा कि हिंदू कॉलेज जो बनारस में हुआ था इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी 1791 में, और ये वाला 1817 जो था उसकी स्थापना की थी डेविड हरे ने, ठीक है, डेविड हरे ने। तो इसको याद रखना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आने वाले सेशन में क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आपके लिए। कितने लोग रेडी है, हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सुचिता कृपलानी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, और कौन से राज्य की बनी थी ये भी बता दीजिएगा आप लोग। तो सुचिता कृपलानी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहली कोई महिला थी भारत के किसी राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, यूपी की। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सरोजनी नायडू जो है ये फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट महिला महिला राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। कौन से राज्य की राज्यपाल बनी थी ये, ठीक है, तो ये भी यूपी की ही बनी थी, यूपी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, एकमात्र, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और पहली बार कोई रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने रक्षा मंत्रालय अपने पास में रखा था, तो रक्षा मंत्री भी बनी थी, ठीक है। तो पहली रक्षा मंत्री भी यही थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। सरोजनी नायडू, ठीक है, आपका पहली गवर्नर बनी थी किसी भी राज्य के अंदर में, यूपी राज्य के अंदर में बनी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी 1925 में। मुझे एक बात बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन जो था 1925 वाला, ये कौन से जगह पे हुआ था, ये बता सकते हो आप लोग, ठीक है। जो भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है, जो पेड स्टूडेंट है, जिन्होंने DSSB KVS बीपीएससी तैयारी का कोर्स लिया हुआ है टीचिंग परीक्षा के साथ में, अगर वो पुराने वाले बैच के अंदर में थे, जिनको हमने न्यू बैच भी दे दिया है बच्चों को, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला सेशन मेरा देखा है तो। कानपुर के अंदर में ये सेशन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, कानपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये बता सकते हैं आप लोग मुझे? जल्दी बताइए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसका। नाउ फ्रेंड देखिए, जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय किया गया था, तब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर में फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने धीरे 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 भारत के बहुत सारे राज्यों का विलय कर लिया, ठीक है। पंजाब यहाँ पर में एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने पंजाब जो पूरा था उसकी स्थापना की थी, उस राज्य की स्थापना की थी, पंजाब राज्य की, ठीक है। उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो आपको बताना है कि उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर में कुछ टफ नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल सा ये बोला है, पंजाब का विलय जिस समय हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। एक सवाल इसके अंदर में ये बन सकता है कि भाई उस वो समय कौन सा था, कौन से साल के अंदर में जो है ये विलय हुआ था, वो संधि के ऊपर में हस्ताक्षर कौन से साल के अंदर में हुए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो पंजाब है, इसको भारत के मतलब अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था अपने अंडर में
1849 के अंदर में, इसको याद रखना है आप लोगों ने, 1849 के अंदर में, उस समय में तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड डलहौजी जो है ये गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और इसी के समय में कई सारे भारतीय राज्यों को मिला लिया गया था। इवन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति या हड़प की जो नीति थी वो भी यही लेकर आया था, ठीक है। तो 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में जो है पंजाब को भी एनेक्स किया गया था 1849 के अंदर में, और इसी के समय में सातारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इनको भी एनेक्स किया गया, मतलब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलय की नीति कौन लेकर आया था, तो विलय की नीति या हड़प की नीति जिसको कहते हैं, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर कोई राजा है, ठीक है, ओके, कोई ये राजा है, इसका अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ नहीं चलेगा, ठीक है, अपना बेटा नहीं है, तो इसका जो राज्य है, ठीक है, वो राज्य अंग्रेज लोग ले लेंगे, ये थी विलय की नीति। तो ये विलय की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर कोई राजा है जिसका पर्सनल बेटा नहीं है, ठीक है, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डलहौजी चाहता क्या था, मतलब कि इंसान, राजा लोग अपना राजपाट ना संभाले, आप लोग बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है, मतलब ये क्या चाह रहा था, अपना राजगद्दी ना संभाले, राजपाट ना संभाले, ठीक है, अपनी जनता पे ध्यान ना दे, मतलब ध्यान पूरा, मतलब फोकस करे कि भाई बच्चे हो जाए करके, ज्यादा से ज्यादा एक आध लड़का हो जाएगा तो काम चल जाएगा, लड़का होना चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो मतलब कहाँ उलझा के रखा हुआ है यहाँ पर, मैं किधर उलझा के रख रहा था भाई, ठीक है, चलो कोई नहीं, क्या अपने को क्या है, हो गई पुरानी बात, ठीक है। तो अगर मान लो कि नहीं है बेटा, तो राज्य हड़प लिया जाएगा। सातारा को सबसे पहले हड़पा गया था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विलय की नीति के तहत सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो था वो कौन सा था, ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो सातारा राज्य था जिसको हड़पा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इनको भी हड़पा गया, ठीक है, बाद में। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए एसएससी एमटीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर कि वहां पर में शासन सही से नहीं चल रहा है, मतलब कि उस राज्य के अंदर में या उस सूबे के अंदर में वहां के नवाब सही तरीके से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसी वजह से उनके राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में ले रहे हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि आप अपने घर में झाड़ू ठीक से नहीं लगाते तो अंग्रेज आएंगे, बोलेंगे यार तुमने अपने घर की साफ सफाई नहीं रखी, हम तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कुशासन का बहाना बनाकर जो किया गया था वो किया गया था अवध पे। अब क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टीपी इंफॉर्मेशन फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। ईयर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वो नवाब कौन से थे, ठीक है, जिनों के ऊपर में आरोप लगाया गया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताता रहूं, ठीक है। तो 1856 के अंदर में ये लगाया गया था आरोप कुशासन का। कौन लगाया था, तुम्हारे मामा के लड़के ने लगाया था, डलहौजी ने, ठीक है। तो कुशासन का आरोप किसने लगाया था, ये सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का कि कुशासन का आरोप लगाकर किसने जो है अवध को हड़प लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे DSSS भी हो, केवीएस हो, पीआरटी हो, बीपीएससी टीआरई हो, ठीक है, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये पॉइंट आप लोगों से, ठीक है। तो 1856 में डलहौजी ने लगाया था। नवाब वाजिद अली शाह, नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। ये अब पता है कि मुझे कैसे पढ़ाने में मजा आती है, मुझे मजा आती है रिलेट करके पढ़ाने में, जब बच्चे अगर पढ़ने वाले हो और सही से रिस्पांस दे रहे तो मेरे को मजा आता है। एक पॉइंट यहाँ पर में आता है आप लोगों का, नवाब वाजिद अली शाह जो है वो किसने, कौन से नवाब थे जिन्होंने कथक को बढ़ावा दिया, कथक, दादिन धिन्ना, ठीक है, कथक, तो कथक को बढ़ावा इन्होंने ही दिया था। चलिए एक पॉइंट ये, कई अगर मान लो आ जाए क्वेश्चन तो एक नंबर यहाँ भी मिल सकता है आप लोगों को, ओके। तो अंग्रेज लोगों का मानना था कि वाजिद अली शाह के दरबार में तो भाई गाना बजाना, मुशायरा, यही सब चलता रहता है, तो शासन की तरफ ध्यान नहीं है, कथक को बढ़ावा दिया था। अच्छा, इनको जो है इनके राज्य से, इनकी राजधानी थी लखनऊ, अवध की राजधानी थी लखनऊ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाइयों, ठीक है, और उन सभी की बहनों, लखनऊ, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, अवध की राजधानी क्या थी, लखनऊ थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इनको इनकी राजधानी से निकाल कर कहाँ रखा गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर भाई साहब अगर आप देख रहे हो या एग्जामिनर का कोई रिश्तेदार देख रहे हैं तो ये मैसेज पहुंचा देना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाजिद अली शाह को लखनऊ से हटाकर कहाँ रख दिया गया था, तो लखनऊ से उनको हटाकर कलकत्ता में शिफ्ट करवा दिया गया था, ठीक है, ताकि वो विद्रोह खड़ा ना कर पाए, ठीक है। फिर उनकी मैडम थी बेगम हजरत महल, ठीक है।
तो बेगम हजरत महल जो है उनकी मैडम थी, उनका लड़का था छोटा सा, ठीक है, बिरजिश कादर, उसको गद्दी पे बिठाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। बहुत बड़ी कहानी है, कहानी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत डिटेल में जाया जा सकता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, आप लोग पढ़ना चाहते हो क्या? हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा और जहां भी शेयर कर सकता है शेयर जरूर कर देंगे आप लोग जल्दी से। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, उससे भी ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर मैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विलय की नीति, ठीक है, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, कौन लेकर आया था? कौन था गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति लेकर आया था? ये पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर एक बच्चा कमेंट में करेगा। जो बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे उनको उनके कमेंट दिखा भी दिए जाए, और जो बाद में कर रहे हैं उनके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाए, जो रिवीजन के लिए बाद में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा विलय की नीति के तहत पहला कौन सा राज्य था जिसको हड़पा गया था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, कौन सा राज्य था जिसको हड़पा गया था विलय की नीति के तहत, ठीक है। चलो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में कई सारी गुफाएं हैं, ठीक है। हमारे भारत में लोग गुफाएं, पहाड़ों के अंदर में खोद खोद कर गुफाएं बनाते थे। जनरली वहां पर में रिलीजियस वर्क होता था। कुछ हिंदू गुफाएं है, कुछ बौद्ध गुफाएं है, जैन है, ज्यादातर बौद्ध मिली है वैसे भारत के अंदर में गुफाएं, ठीक है। तो ऐसी एक गुफा है, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहां पर मैं आपको बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं तीनों मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आप लोगों के लिए, याद रखना आप लोगों ने, तीनों धर्मों की गुफाएं आप लोगों को मिलती है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों की, तो ये जगह है एल्लोरा, ठीक है। एल्लोरा जो है ये कौन से राज्य के अंदर में, ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई बता सकता है मुझे ये कौन से राज्य के अंदर में एल्लोरा? उस राज्य के कौन से शहर के अंदर में है? उस राज्य के कौन से शहर में है, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स राज्य की, तो राज्य हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में है ये। महाराष्ट्र के अंदर में औरंगाबाद करके एक जिला हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। औरंगाबाद, बिल्कुल, आदित्य राजपूत यहाँ पर हम लिख रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है संभाजी नगर, ठीक है। तो संभाजी नगर, नगर, संभाजी नगर, ठीक है, जिसको पहले औरंगाबाद बोला जाता था। एक औरंगाबाद जो है आप लोगों को बिहार में भी मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद की बात हो रही है। वहां पर में अजंता और एलोरा दो जगह है जहां पर में गुफाएं मिलती है। तो एलोरा में आपको टोटल कितनी गुफाएं मिली है? 34 गुफाएं मिली है, 34 गुफाएं। चलिए इधर में लेकर आते हैं हम लोग 34 गुफाएं। अगर मैं इसका आपको क्लासिफिकेशन बता दूं, ठीक है, तो हिंदू, बौद्धिस्ट और जैन तीनों प्रकार की गुफाएं मिलती है, ठीक है। तो हिंदुओं की मिली है आपको 17, ठीक है, बुद्धिस्ट मिली है 12 और जैनियों की मिली है 5। तो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन आप देखोगे तो टोटल 34 हो जाता है। 34 गुफाएं टोटल मिली है एलोरा में आपको, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों गुफाएं। वही अगर मैं बात करूं अजंता की गुफाओं की, तो अजंता में 29 गुफाएं मिली है अजंता में। और सारी की सारी 29 गुफाएं किसकी है पता है आप लोगों को? एनी गेस? चलो एक आप लोगों से पूछता हूं मैं सवाल। अजंता और एलोरा पास पास में है, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर या औरंगाबाद के अंदर में। मैं बोल रहा हूँ अजंता और एलोरा पास पास में, मतलब इतना पास में कि आप जो है अपनी साइकिल से जा सकते हो, ठीक है। अजंता से चले गए एलोरा और एलोरा से चले गए अजंता। अजंता में 29 गुफाएं और सारी की सारी 29 की 29 गुफाएं जो है ये बुद्धिस्ट गुफाएं है, ये याद रखना आप लोगों ने अजंता की। ये क्वेश्चन यूपी के एक एग्जाम में आया था, यूपी टेट के एग्जाम के अंदर में, आई थिंक 2017 का जो हुआ था पेपर उसके अंदर में, ठीक है, कि भाई अजंता में कौन से मठ मिले हैं, गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है। ओके, साइकिल से मतलब, हाँ साइकिल से आप जा सकते हो क्योंकि पास पास में ही है वो, एकदम औरंगाबाद के अंदर में ही है ना वो, संभाजी नगर के अंदर में, महाराष्ट्र के इतना पास में है वो, दोनों के दोनों अजंता और एलोरा, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा पॉइंट था आप लोगों ने याद रखना है। और जितना ज्यादा आपका रिस्पांस रहेगा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे अलग अलग जगहों के ऊपर में, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन दूंगा और उतने ज्यादा क्वेश्चन भी फिर आप लोगों से पूछूंगा मैं, ठीक है। चलिए, अजंता और एलोरा एकदम पास में ही है, ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए मुगल सम्राट, ठीक है, ने 1765 में दीवानी का अनुदान किसे दिया? दीवानी, दीवानी में दीवानी हो गई, ठीक है, वो वाला दीवानी नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर ये दीवानी दे दिया मतलब क्या दीपिका पादुकोण दे दिया था क्या उनको? नहीं भाई, दीवानी का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का राइट या अधिकार, ठीक है, दीवानी अधिकार बोला जाता है उसको। ओके, टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार दे दिया किसको? तो ये दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। हुआ क्या था मैं बताता हूं आपको। 1765 में, ठीक है, एक लड़ाई हुई थी 1765 में, जिस लड़ाई को कहा जाता है बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। इस लड़ाई के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वर्सेस, ठीक है,
मुगल बादशाह, मुगल, अवध, ठीक है, और बंगाल, ये तीनों एक तरफ थे। ठीक है, ये तीनों एक तरफ होकर लड़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर भी जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ये तीनों के तीनों हार गए। तो बक्सर की लड़ाई हारने के बाद में, ठीक है, क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड रख दी कि हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार चाहिए, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार चाहिए। अब ये बेचारा मुगल बादशाह शाह आलम दो था वो, ठीक है, मुगल सम्राट था कौन? शाह आलम दो, शाह आलम द सेकेंड, ठीक है, शाह आलम सेकेंड नाम था उसका। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड अब हारा हुआ सम्राट था। ठीक है, और ये इतना कमजोर था कि इसकी चलती ही नहीं थी। ठीक है, जैसे पतियों की नहीं चलती घर में पत्नियों के सामने, वैसे ही इसके दरबार में इसकी नहीं चलती थी। ठीक है, बाद में, ठीक है, इसके कुछ सालों के बाद में तो इसके कुछ मंत्रियों ने इसकी आंखें निकलवा दी थी सलाखें डाल के। सोचो क्या ही रहा होगा। मतलब मैं यहाँ पत्नियों को सलाह नहीं दे रहा कि क्या करना है तुम लोगों ने, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं तुमने भी वैसा मत कर देना, नहीं तो कि भाई उधर में हुआ तो हम भी कर देंगे। ओके, कि तुमने देखा ही कैसे पड़ोसन। शाह आलम द्वितीय जो है फ्रेंड्स मुगल सम्राट, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनकी आंखें निकलवा दी गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है कि किसकी आंखें निकलवा दी गई थी। आगे मैं बताऊंगा मैं आपको। रॉबर्ट क्लाइव को जो है इन्होंने दीवानी अधिकार दिया था बक्सर की लड़ाई के बाद में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 1765 12 अगस्त 1765 को जो है फ्रेंड्स मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी ना, अब कंपनी कैसे करेंगी शासन, कलेक्ट करेंगी तो कोई ना कोई बंदा होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसको दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जिस दिन हम लोग 5000 क्रॉस कर जाएंगे यहाँ पर मैं लाइव बच्चे, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले ही दिन हम एक बड़ी क्लास लेंगे जिसके अंदर में जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उन सब के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर मैं आपका बड़ा सेशन लूंगा, आपका कम से कम 3 घंटे का। आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएंगी और आप कोई भी, ठीक है, इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप लोग क्लियर कर पाओगे उससे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। पहले विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, बी बी आंसर होगा। ये याद रखिएगा आप लोग, 65% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, ये पाकिस्तान से थे। ठीक है, वैसे इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अच्छा, ये पाकिस्तान से बाय चॉइस थे क्या? नहीं, ठीक है, ये बाय फोर्स थे पाकिस्तानी, क्योंकि ये अगेंस्ट में थे इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के। ठीक है, ये गांधीवादी विचारधारा के थे। ठीक है, इन्होंने विरोध किया इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का, हमेशा विरोध करते रहे वो, और पाकिस्तान की जेल के अंदर में उनको डाल दिया गया था इसके बाद में तो। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि पाकिस्तानी सिटीजन बन गए थे। उन्होंने विरोध किया क्योंकि उनका इलाका पाकिस्तान में जा रहा था और वो इंडिया पाकिस्तान के विरोध में थे। पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा नहीं चाहते थे ये। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, 1987 के अंदर में इनको भारत रत्न मिला था और ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके नेल्सन मंडेला 1990 के अंदर में। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने बाद में जाकर ये। तो दो ही व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, विदेशी व्यक्ति। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों का फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? तो इस बॉक्स के अंदर में जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे। इनको एक नाम दिया गया था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो एग्जाम के अंदर में आता है आप लोगों का। ठीक है, कंटिन्यूसली बच्चे लाइक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ भी एक बार ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से चल रहा है। आपने इस सेशन को पे ऑफ किया है, आप लोगों ने इस सेशन को जो है एनर्जी दी है, उष्मा दी है, ऊर्जा दी है आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, इनको जो है फ्रेंड्स बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, बादशाह। ठीक है, बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चालू किया था, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, ठीक है, मूवमेंट जो था, इन्होंने स्टार्ट किया था खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी इनको कहते थे। ठीक है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी इनको कहा जाता था, क्योंकि गांधी जी की तरह ही थे ये भी शांति के पुजारी। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था, फ्रंटियर गांधी जिसको आप लोग कहते हो इंग्लिश में, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी।
तो देखिए कितनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में देख ली। अच्छा एक और चीज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, इन्होंने जो है एक मैगजीन निकाली थी, ठीक है, मैगजीन मैगजीन जिसका नाम था पख्तून। तो पख्तून नाम से जो मैगजीन है वो किसने निकाली थी, ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में, इंपॉर्टेंट है। पख्तून नाम के मैगजीन किसने निकाली थी, तो ये निकाली थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। पख्तून नाम से एक मैगजीन निकाली थी इन्होंने। अभी भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, जगह कम पड़ जाएंगी बताते बताते, बट मुझे वो बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मुझे वो बच्चे चाहिए जो अपने घर वालों के सपने पूरे करना चाहते हैं, मुझे वो बच्चे चाहिए यहाँ पर में जो चाहते हैं लिटरली सफलता पाना, वो बच्चे चाहिए जो वो उनसे कितनी भी मेहनत करवा ली जाए वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो बच्चे रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पर मैं उसका प्रतिसाद अपना जो है शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के माध्यम से देते हैं, अगर ऐसे बच्चे हैं तो मैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार हूं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में आया था, ठीक है। अरे दीपिका पादुकोण आ गई यहाँ पर में, ये भी आ गए। चलिए अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन सिटीजन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की। आंग सान सू की ये म्यांमार की राष्ट्रपति मतलब रही है वो पहले, ठीक है। नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। पता नहीं पगली ने लेक्चर देखी थी कि नहीं देखी थी, पिक्चर बनाती रहती है बस, ठीक है। लेक्चर उक्चर देखा करो मैडम, दोनों के दोनों सीरियल देखते रहते होंगे बस, या फिर पिक्चर देखते रहते होंगे, पिक्चर बनाते रहते होंगे, लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ मतलब जाके वहां कुछ अच्छा तो भी करके आओगे, ठीक है। तो आंसर क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं खान अब्दुल गफ्फार खान था इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे, ये एसएससी एमटीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। बिरसा, देखिए फ्रेंड्स बिरसा मुंडा आप लोगों को याद रखना है कि इन्हीं के जन्मदिन पर, इनका जन्मदिन आता है 15 नवंबर को, ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, इनके जन्मदिन पर। जी बिल्कुल दामी जी, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर में, ठीक है। तो ये कौन से जाति के थे, बिरसा मुंडा, इनका नाम ही था, मुंडा जनजाति के थे ये, ओके। तो जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव गौरव, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड राज्य कब बना था, इनके जन्मदिन पर ही बना था झारखंड राज्य की स्थापना। झारखंड, झारखंड राज्य का हैप्पी वाला बर्थडे आता है 15 नवंबर को, ठीक है, सन 2000 में बना था, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, झारखंड बना था, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, ठीक है। अच्छा बिरसा मुंडा को एक और नाम से, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं और शेयर भी कर दोगे आप लोग। अगली बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिरसा मुंडा को एक नाम से जाना जाता था, बिरसा मुंडा को, ठीक है, बिरसा मुंडा का निक नेम, ठीक है, या उनको प्यार से कहते थे लोग उनके साथी, धरती आबा, ठीक है। क्या कहते थे, धरती आबा, धरती आबा, इसका मतलब होता है फादर ऑफ द लैंड, ठीक है, धरती का पिता, ठीक है। तो धरती धरती आबा किसको कहा जाता था, बिरसा मुंडा को कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिरसा मुंडा को, ठीक है। चलिए तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। चलिए एक पॉइंट और, चलिए आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर दिया है आप सभी लोगों ने, इसी वजह से मैं एक पॉइंट और बता देता हूं आपको। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका झंडा, झंडे का कलर क्या था, झंडे का, ठीक है, ठीक है, जो झंडा था झंडे का रंग क्या था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, झंडे का रंग क्या था, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चला था उसका रंग क्या था, झंडे का रंग, ठीक है। तो सफेद कलर का हुआ करता था वो, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट झंडा, सफेद झंडा वो उनके लोग लेकर घूमते थे, सफेद झंडा। तो बिरसा मुंडा, मुंडा आंदोलन के झंडे का कलर क्या था, तो सफेद झंडा था, ये भी याद रखना है। बहुत आगे जाया जा सकता है इसके अंदर में, कोलेरा के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जेल के अंदर में। इस आंदोलन के वजह से ही छोटा नागपुर टीनेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। बहुत सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में लेकर चलूंगा हर एक क्वेश्चन के तहत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में नेक्स्ट देख लेते क्या क्वेश्चन और आ रहा है हमारा। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है और किस राज्य में, ठीक है भाई, कोई बात है क्या पगले इसके लिए।
मेट्टूर बांध। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, हमारे भारत में, दक्षिण भारत के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है। तो कावेरी नदी निकलती है आप लोगों की कर्नाटक राज्य से, ठीक है, कर्नाटका से, ये याद रखना है आप लोगों ने। और फिर ये जाती है तमिलनाडु के अंदर में। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर जो है एक टेंशन बनी हुई रहती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कावेरी नदी के ऊपर में बना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस पर दो इंपॉर्टेंट वाले डैम बने हैं, एक बना है आप लोगों का, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में, और एक बना है आपका तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में, ठीक है। कर्नाटक में जो बना है उसका नाम है कृष्णा राज सागर डैम, KRS डैम, कृष्णा राज सागर डैम। और जो तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में बना हुआ है उसका नाम है मेट्टूर डैम, मेट्टूर डैम, तमिलनाडु वाले साइड में। तो एक ही नदी है कावेरी नदी, उसके ऊपर में दो डैम बने हुए हैं, एक कर्नाटक वाले साइड में और एक तमिलनाडु वाले साइड में। तो कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर में तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बंधा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर में बहुत लंबे समय से जो है वो विवाद चल रहा है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कावेरी नदी कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कौन सी दिशा में बहती है ये नदी। जल्दी से सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक करते रहेंगे सभी लोग। बीपीएससी तैयारी का आबा दानिश टीचिंग परीक्षा, चलो चलिए, टीचिंग परीक्षा जो है बीपीएससी तैयारी का पिता है, चलो बॉस, बहुत शुक्रिया अमीरा ऑनलाइन सर्विसेज जी आपकी हौसला अफजाई के लिए। चलिए आप लोग आंसर करते जाइए। यहाँ पर में पूर्व की तरफ में बहने वाली है, यहाँ पर में ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, कोई बात नहीं, बता देंगे इसको भी, गैसीय ग्रह। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में ना, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है 8 ग्रह है, ठीक है, कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनको हम दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ठीक है, ये हमने डिवाइड किया है इनको। पहले जो 4 ग्रह है इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक, आंतरिक मतलब इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। ये प्लैनेट जो है फ्रेंड्स रॉक से बने हुए हैं, रॉक, चट्टान, चट्टानी ग्रह है। हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे आती है सूरज से दूरी के मामले में, जल्दी कमेंट करके बताओ। हमारी पृथ्वी कौन सी है इनमें से, इन 8 ग्रहों में से हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है। तो हमारी पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो ये याद रखिएगा आप लोग, हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ थर्ड नंबर पे आती है सूरज से दूरी के मामले में। ये 4 ग्रह चट्टानों से बने हैं। वही अगर मैं बात करूं बाकी के 4 ग्रह, ये ग्रह गैस और लिक्विड से बने हुए, गैस और लिक्विड से, मेनली गैस है, ठीक है, ज्यादातर इनका गैस। तो इनको गैसीय प्लैनेट कहा जाता है इन ग्रहों को। तो आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके प्लैनेट ऐसे हैं जो चट्टानों से बने हुए, गैस से नहीं। जबकि वही मैं बात करूं शनि ग्रह, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, आपका जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह है आप लोगों की ये गैस से बने हुए हैं। तो आप लोग अब यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए आप लोग। मंगल ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मार्स, अर्थ आंसर नहीं हो सकता, वीनस, मार्स आंसर नहीं हो सकता। आंसर एक ही हो सकता है आप लोगों का, वो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैसियस ग्रह है। एक राज की बात बताओ आप लोगों को कि जल्दी से आप लोग जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर, जल्दी जल्दी से सभी लोग यहाँ पर में लाइक करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गैसियस प्लैनेट जो है इनको जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट, ठीक है। तो जोवियन, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है आप लोगों की, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे, ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब ये कलिंग क्या है सर, कलिंगड़ है क्या, नहीं। देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, यहाँ पर में उड़ीसा राज्य के तटवर्ती इलाके को कलिंग कहा जाता था, कलिंग का इलाका। तो कलिंग कहा आज के कौन से राज्य में पड़ता है कलिंग, ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है और बहुत सारे और भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है। तो कलिंग जो है आपका आज के उड़ीसा राज्य के अंदर में आपको मिलेगा। कलिंग को अशोका ने जीता था, ठीक है, लेकिन कलिंग को जीतने के दौरान ही उसने कई सारा खून खराबा देखा, उसने देखा कि कई सारे लोग मारे गए, ठीक है, और इस वजह से
उसने कई सारे अपने दोस्तों को खो दिया, कई सारे बच्चे अपाहिज हो गए, कई सारी लड़कियां विधवा हो गई। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बोला कि भाई युद्ध की जो नीति है, ठीक है, ये खराब है। ओके, और उसने क्या किया, युद्ध की नीति को छोड़ दिया। तो अपने 14 अभिलेखों में से, उसके 14 अभिलेख मिले आपको बड़े बड़े 14, उनमें से 13वें नंबर के अभिलेख के अंदर में उसने कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी दी है। पता है उसमें उसने क्या लिखा? उसने इस तरीके से बोला है, अपने बच्चों और अपने वंशजों को संबोधित करते हुए, अपने को नहीं बोला कुछ भी, ठीक है, मतलब उसका कंसर्न था अपने वंशजों से, उनको बता रहा था अपन लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, ऐसा वाला बस। तो उसने क्या बोला, मेरे बच्चों, ठीक है, मैंने जो है भारत वर्ष के इस जम्बू द्वीप के कई सारे इलाके को जीत लिया है। एक कलिंग का इलाका था जो रह गया था, मैंने उस पर आक्रमण किया और मैंने देखा कि लाखों लोगों, इस जीत के वजह से कई लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, कई लोग अपाहिज हो गए। क्या ये जीत इन लोगों की मृत्यु से उत्तम है? क्या ये जीत इन लोगों को वापस ला सकती है? क्या ये जीत उन लोगों को मरहम लगा सकती है जिन लोगों ने अपने हाथ पैर गंवा दिए? क्या उन लोगों के दुख दर्द को भर सकती है? नहीं। तो युद्ध नीति से बेहतर है धर्म की नीति, और इसी से उन्होंने जो है कलिंग के युद्ध के बाद में उन्होंने धर्म की नीति अपना ली थी अशोका ने, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 13वें नंबर के अभिलेख के अंदर में उसने लिखवाया ये बात, ये याद रखना आप लोगों ने। 13वें नंबर का अभिलेख है अशोका का। अशोका ने बुद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी याद रखना आप लोगों ने, बुद्धिज्म अपना लिया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर में। आंसर आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी ब्लैंक के विनाश के लिए उत्तरदायी है। अब ये बख्तियार खिलजी कौन है, ठीक है, तो आओ तुमको बख्तियार खिलजी से मिलाता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए ये बख्तियार खिलजी जो है ना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति हुआ करता था, सेनापति, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी भारत के अंदर में हमला करते 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 इधर साइड में आ गया, ठीक है, इधर साइड में बिहार के पास तक आ गया। और यहां पर में आकर उसने क्या किया, भारत में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस पे उसको आग लगा दी। भारत में बिहार के अंदर में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उस पे आग लगा दी। भारत में बिहार में जो उदंतपुरी मठ था, ठीक है, जिसमें कई सारे जो है पांडुलिपियां रखी हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने जमाने की लिखी हुई चीजें थी, ऐतिहासिक चीजें थी, धार्मिक चीजें थी, उन पे आग लगा दी। तो नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी मठ, इनको आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जीतते जीतते बिहार आ गया, ठीक है, और उसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था। तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की आप लोगों से प्रबल संभावना है इसकी, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति हुआ करता था ये, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो आगे में आप लोगों को मैं बता दूं, पूछे जाने की संभावना है। बख्तियार खिलजी ने कौन सा साल था जब नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है, कई सारे एग्जाम के अंदर में आता ही है, ठीक है। चलिए, तो आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कश्मीर में शालीमार बाग किसने बनवाया था, ये बताना है आप लोगों ने। कश्मीर में, हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो कुमार गुप्त दो ने बनवाई थी, कुमार गुप्त ने बनवाई थी, ठीक है, कुमार गुप्त ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं शालीमार बाग की बात करूं आप लोगों से, तो शालीमार बाग, ठीक है, कश्मीर के अंदर में बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, शालीमार बाग, शालीमार गार्डन। इसको बनाया था मुगल बादशाह जहांगीर ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। तो शालीमार बाग जो है ये डल लेक के पास में है, ठीक है, डल झील जो है कश्मीर के अंदर में, डल झील, ठीक है, वहां पर में शालीमार गार्डन बनाया गया है, बहुत ही सुंदर सा गार्डन है। और जो है आपका, इसको फरहा बख्श भी कहा जाता है, इसको फैज बख्श भी कहा जाता है, फैज तुम्हारे नाम के ऊपर में रखा गया है, ठीक है, तो इसको फरहा बख्श और फैज बख्श भी बोलते हैं। तो शालीमार गार्डन के क्या क्या नाम है, शालीमार बाग के नाम है फरहा बख्श, फरहा बख्श, ठीक है, बख्श, और फैज बख्श भी इसको कहा जाता है, फैज बख्श, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो 3 नाम है इसके शालीमार गार्डन के, 1 2 3, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी आ जाए, ठीक है। कश्मीर में किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है, ये बनवाया गया था आपके, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को बिना दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोगों ने, ये दुर्ग क्या होता है वो भी बता देता हूं आप लोगों को।
जनरली हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित होती थी, ठीक है, इस तरीके से। ये शहर है, मान लीजिए, एक होता था ऊपरी इलाका, अपर टाउन, मतलब एक इलाका जो थोड़ा ऊंचाई पर होता था, और एक होता था लोअर टाउन, लोअर टाउन, निचला इलाका। तो जो ऊपरी इलाका होता था उसको दुर्ग बोलते थे, दुर्ग, या फिर गढ़ भी कहा जाता था उसको, और उसको इंग्लिश में सीटाडेल बोलते थे, सीटाडेल, ठीक है, सीटाडेल। और जो लोअर टाउन होता था उसको लोअर टाउन ही बोला जाता था, निचला नगर, निचला नगर। निचले नगर में जनरली गरीब लोग रहा करते होंगे, ऊपरी इलाके के अंदर में थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि अमीर लोग रहते होंगे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, प्रशासनिक बिल्डिंग्स वगैरह होती थी वो यहाँ पर में होती होंगी, ठीक है। तो एक शहर ऐसा है आपका जहां पर में जो है ये मिला ही नहीं आपको, गढ़ मिला ही नहीं, ये वाला इलाका मिला ही नहीं, ठीक है, सिर्फ लोअर टाउन था। तो वो इलाका है आपका चान्हू दारो। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, बिना दुर्ग या बिना गढ़ वाला या बिना सीटाडेल वाला इलाका कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सीटाडेल, ठीक है, आपका चान्हू दारो, ठीक है। हर एक बच्चा जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दीजिएगा। चान्हू दारो आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर में है, तो ये आज पाकिस्तान के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कौन सी नदी के किनारे पर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इंडस नदी, ठीक है, इंडस या सिंधु नदी जो है उसके किनारे के ऊपर में ये, ठीक है, सिंधु नदी जो है उसके किनारे के ऊपर में ही आप लोगों को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा एक चीज और बनती है आप लोगों की, ये तो बात हो गई कि लोअर टाउन और अपर टाउन, जनरली हड़प्पा सभ्यता के शहर कितने भाग में डिवाइडेड होते थे, क्या क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के नगर जनरली कितने भागों में विभाजित होते थे, तो 2 भागों में विभाजित होते थे, एक था निचला नगर और एक था ऊपरी नगर। ऊपरी नगर को गढ़ या दुर्ग कहा जाता था। लेकिन एक ऐसा शहर भी है जो 2 के बदले में 3 भागों में विभाजित था, वो कौन सा था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को अब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने, ठीक है। धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा जो गुजरात के अंदर में है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स में। ये ऊपर के जो 2 पार्ट है वो तो थे ही, एक मैदानी इलाका भी था जिसको ऐसा चारों तरफ से जो है ना कवर किया गया था दीवार बनाकर, तो ऐसा 3 भाग में विभाजित था ये, दुर्ग, ऊपरी नगर, लोअर टाउन, और एक ऐसा मैदानी इलाका धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा गुजरात में मिलेगा आपको, गुजरात में, ठीक है। अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत फेमस है, यूपीएससी में भी आया था क्वेश्चन, धोलावीरा वाला वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा वाला फेमस था शहर, ठीक है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो कि इस तरह के और भी सेशन हो, आप लोगों के हाथ में है, आज अभी इस समय आपके पास में मौका है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही सेशंस होते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जहां जहां शेयर कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शेयर कर दीजिए हर एक जगह के ऊपर में, तब जो है पूरी टीम मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए और भी हम इस तरीके के सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लोअर टाउन और अपर टाउन इस तरीके से जनरली 2 भागों में विभाजित होता था शहर आपका, ये याद रखना है। चान्हू दारो के अंदर में अपर टाउन नहीं मिला है। चान्हू दारो कौन सी नदी के किनारे पे था, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल शासकों की कब्रों के संदर्भ में गलत जोड़ी का चयन करें, ठीक है, गलत जोड़ी का, ठीक है, चयन। देखिए, बहादुर शाह जो थे, इनको बहादुर शाह 2 भी कहा जाता है, बहादुर शाह 2, ठीक है। क्या इनकी कब्र लाहौर में है, औरंगजेब की कब्र दौलताबाद के अंदर में है, शाहजहां की कब्र आगरा में, और बाबर की कब्र काबुल के अंदर में। गलत जोड़ी आप लोगों को बतानी है। वैसे फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह 2 जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये अंतिम मुगल बादशाह थे, लास्ट वाले मुगल बादशाह। 1857 की लड़ाई के अंदर में इन्होंने भाग लिया था। इनको रंगून भेज दिया गया था कैद करके, रंगून। रंगून कहां पर में, म्यांमार में, आज का म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी कहा जाता था, बर्मा, ठीक है, बर्मा, रंगून या बर्मा, ठीक है, वहां भेज दिया गया था, और वहीं पर उनकी कब्र है, वहीं पर उनको दफनाया गया था, ना कि लाहौर के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बहादुर शाह 2 जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी कब्र आपको यंगून या रंगून, रंगून पहले बोला जाता था, अब अभी फिलहाल में उन्होंने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, उन लोगों ने उसका नाम बदल के उन्होंने यंगून कर दिया है, यंगून, यंगून। यंगून को ही पहले रंगून बोलते थे। वो आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, मेरे पिया गए रंगून, पिया की याद सताती है, ठीक है, तो वो पिया रंगून, यही वाले रंगून गए थे वो, ठीक है। चलिए, कितने लोगों ने सुना है वो गाना। तो बहादुर शाह 2, ठीक है, इनका था। लेकिन बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये शायरी किया करते थे, शायरी, ठीक है। तो शायरी करते थे जब, तो शायरी करने के समय नीचे में जफर लिखा करते थे, ये इनका पेन नेम था, ठीक है। मैंने पिछले बार एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, उस क्वेश्चन के अंदर में मैंने एक आपको शायरी बताई भी थी,
फॉर एग्जाम्पल मान लो, वो अपन लोगों ने ऐसे ही बना के अपन लोगों ने, ठीक है, कि अब समझ में आया तुम्हारे गालों पर ये तिल का मतलब दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, और नीचे में वो जफर लिख देंगे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर, ठीक है, जफर लिख देंगे। तो जफर उनका पेन नेम था, पेन नेम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस मुगल बादशाह का नाम पेन नेम जो है, उनका पेन नेम मतलब उनके पेन का नाम नहीं था, उनका पेन नेम मतलब कुछ भी लिखने के बाद में वो जफर लिखते थे नीचे में। कबर है रंगून में। भाई कहाँ पहुंच गए हम लोग, अब बहुत दूर तक जाई जा सकती है बात, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में विराम लगाते हुए जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी लोग जो है इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर करते रहेंगे, ठीक है, और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि डेली इस तरीके की क्लास हो आपकी, तो सभी बच्चे जहां भी शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर